अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बहरान ज़दा स्पाइस जेट आने वाले दिनों में अपने कम से कम 1400 मुलाजमीन को गुलाबी स्लिप्स मुलाजिमतों से बरतरफी का परवाना हवाले कर सकती है, क्योंकि एयरलाइन अपने अखराजात घटाने और अपने घटे हुए बेड़े की सरगर्मियों को दुरुस्त करना चाहती है। माली परेशानियों, कानूनी जंगों और दीगर मुश्किलात का सामना कर रही एयरलाइन कंपनी अपने मजीद स्टाफ को रुखसत हो जाने को कह सकती है, क्योंकि तैयारों की तादाद के मुकाबले में जायद अफरादी कुव्वत है। मुलाजिमतों को नौकरी से फारिग करने का कतई फैसला इस हफ्ते मुतवक्का है। एयरलाइन में फिलहाल 9000 मुलाजमीन हैं और अब वो इस तादाद में 15% तखफीफ करने की ख्वाह हैं। एक ओहदेदार ने कहा है कि मजमूई मसारिफ को घटाने ये कदम जरूरी है, जिससे सालाना 100 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है और 15% तखफीफ का मतलब तकरीबन 1350 अफराद अपनी नौकरी से हाथ धोएंगे। एक और ओहदेदार ने कहा है कि फारिग करने का अमल मुख्तलिफ महकमों में हो सकता है और कतई फहरिस्त तैयार की जा रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात की खबरसां एजेंसी के एक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मौजू पर एक बयान जारी किया गया। दुबई फ्लाइंग टैक्सी सर्विस फराहम करने वाला पहला शहर होने का ऐलान करने वाले इस बयान में कहा गया है, फ्लाइंग टैक्सी जिसमें एक पायलट और 4 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत है, कार्बन के 0 अखराज की हामिल है। बताया गया है कि फ्लाइंग टैक्सी जिसकी ज्यादा से ज्यादा परवाज की हद 161 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब डाउनटाउन दुबई, मरीना और पाम जमीरा मेन 4 स्टेशन होंगे। बयान में इस बात की निशानदेही की गई है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाम जमीरा के दरमियान सफर का वक्त, जो कि 45 मिनट है, फ्लाइंग टैक्सी के जरिए 10 मिनट तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके मुतनाज़ तबसरे के हवाले से अहमदाबाद की एक अदालत में दायर हद तक इज्जत का मुकदमा माफी मांगने के साथ ही अपना बयान वापस लेने के बाद मनसूख कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने मामले में आरजेडी लीडर के माफीनामे को कबूल करने के बाद उन्हें राहत फराहम की है। यादव ने गुज़िश्ता साल मार्च में एक बयान में कहा था कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले ताजर हरीश मेहता ने अदालत में उनके खिलाफ हद तक इज्जत की शिकायत दर्ज कराई थी। मुबैना तौर पर मुजरिमाना हद तक इज्जत के लिए यादव के खिलाफ ताज़रात हिंद आईपीसी की दफा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत उस्मा ने गुज़िश्ता माह शिकायत कुनिंदा से पूछा था कि जब यादव ने अपना तबसरा वापस ले लिया है तो हद तक इज्जत का मुकदमा दर्ज क्यों जारी रहा, और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त में यादव ने अहमदाबाद की अदालत में ज़र-ए-इल्तवा मुजरिमाना हद तक इज्जत की शिकायत को गुजरात से बाहर दिल्ली या किसी दूसरी रियासत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। मुल्क की 15 रियासतों में राज्यसभा की 56 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और 8 फरवरी से पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं, जिनके लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। अगर वोटिंग नहीं होती तो ये 7 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। एसपी के तीनों उम्मीदवारों जया बच्चन, रामजी लाल समन और आलोक रंजन ने मंगल को अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए। इन उम्मीदवारों की नामजदगी के दौरान एसपी सदर अखिलेश यादव और चचा शिवपाल यादव भी मौजूद थे। इससे पहले सभी लीडर एसपी ऑफिस से एक कार में एक साथ असेंबली पहुंचे, जहां उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। राज्यसभा के लिए नामजदगी दाखिल करने वालों में आलोक रंजन को अखिलेश यादव के मुशीर और पर्दे के पीछे के अहम हिकमत अमली साज करार दिए जाते हैं। वहीं पार्टी राम जलाल समन के जरिए दलित बरादरी को राग़िब करने की कोशिश कर रही, यानी अगर राज्यसभा इंतखाबात के नुक्ते नजर से देखा जाए तो इस इलेक्शन में भी पार्टी ने अपने पीडीए पसमानदा दलित अक़लियत फॉर्मूले को लागू किया है। शरद पवार ने इंतखाबी कमीशन के जरिए अजीत पवार ग्रुप को हकीकी एनसीपी माने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। इंतखाबी कमीशन की तरफ से एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नाम अजित घड़ी और इंतखाबी निशान पवार ग्रुप को दिए जाने पर शरद पवार ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को
चैलेंज करते हुए अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया है। शरद पवार ने यह अर्जी एडवोकेट अभिषेक जयबराज के जरिए अपनी जाती हैसियत से दाखिल की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अजीत पवार ग्रुप इससे कबल ही सुप्रीम कोर्ट में क्वेट दाखिल कर चुका है। उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है कि अपोजिशन की तरफ से इस मामले में दाखिल किसी भी अर्जी पर समाअत हो तो उनकी बात भी सुनी जाए। काबिल जिक्र है कि एनसीपी के 2 ग्रुप बनने के बाद तकरीबन 6 माह से पार्टी पर हक को लेकर इंतखाबी कमीशन में समाअत चली। 10 से ज्यादा समाअतों के बाद इंतखाबी कमीशन ने एनसीपी में तनाजे का निपटारा किया और अजीत पवार की क़यादत वाले ग्रुप के हक में फैसला सुनाया था। अब एनसीपी का नाम और इंतखाबी निशान घड़ी अजीत पवार के पास है। इस फैसले पर शरद पवार ग्रुप ने सख्त नाराजगी जाहिर की। हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक नई तारीख रकम कर दी है। रिलायंस 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप अबूर करने वाली मुल्क की पहली कंपनी बन गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से कंपनी के शेयर्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही थी और मंगल को ये बीएसई पर अपने 52 हफ्तों की आला सतह 2957.80 रुपए पर पहुंच गया। इसमें 1.89% का उछाल आया। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ही कंपनी के स्टॉक की मार्केट कैप में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स ने 19 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई 29 जनवरी को ही छू लिया था। 2024 में रिलायंस को लेकर सरमायाकारों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा। इन चंद दिनों में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर तकरीबन 14% तक ऊपर चले गए। गौर करने वाली बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में गुज़िश्ता 1 साल से ही तेजी का रुख देखा जा रहा। कंपनी की लगातार बेहतरीन कारकर्दगी के सबब गुज़िश्ता 12 माह में शेयर्स तकरीबन 40% तक ऊपर गए हैं। इसमें RIL की सब्सिडियरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ताउन बहुत ज्यादा है। जियो का मार्केट कैप इस दौरान 1,70,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और ये पहले इसकी शरह पर पहुंच चुका है। हुकूमत के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद किसानों ने सुबह दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दिल्ली चलो मार्च के पेश नजर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और जगह जगह किसानों को रोकने के लिए रुकावटें भी डाल दी गई। लेकिन किसान किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं और पंजाब से बड़ी तादाद में हरियाणा होते दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर्स और गाड़ियों का काफिला बढ़ा। इस दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए उससे तानाशाह करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल के रोज किसान तहरीक की हिमायत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उसने किसानों से किए गए वादे तोड़ दिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हुकूमत अब किसानों की आवाज पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही। खड़गे एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि कंटीले तार और ड्रोन से आंसू गैस, कीलें और बंदूकें सबका है इंतजाम। तानाशाही मोदी हुकूमत ने किसानों की आवाज पर जो लगानी है लगाम। याद है ना आंदोलन जेवी और परजेवी कहकर किया था बदनाम और 750 किसानों की ली थी जान। हल्द्वानी में पेश आए तशद्दुद के बाद पुलिस की कार्रवाई मजीद तेज हो गई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 25 मुबैना शोर पसंदों को सेशन कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से सभी को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया। इन सभी पर फसाद भड़काने, पुलिस थाने में आग लगाने, पुलिस पर फायरिंग, थाने में घुसकर असला लूटने वगैरह इल्जामात हैं। दूसरी तरफ बिन भोलपुरा तशद्दुद मामले में गिरफ्तार अब्दुल मलिक से अब इंतजामिया इस तशद्दुद में हुए नुकसान की वसूली करने वाली है। इस तशद्दुद में 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वसूली अब्दुल मलिक से की जाएगी। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब्दुल मलिक को नोटिस भी जारी कर दी है। नोटिस में 2,55,52,500 रुपए की वसूली का तस्करा है। इस दरमियान पुलिस अब बिन भोलपुरा में हुए तशद्दुद मामले में मोबाइल नेटवर्क ट्रेसिंग की मदद से तशद्दुद फैलाने वाले मुश्तबा अफराद की तलाश कर रही। पुलिस की जांच के दायरे में तकरीबन 5,000 मोबाइल नंबर्स हैं। पकड़े गए शोर पसंदों और नामजद लोगों की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप डिटेल खंगाली जा रही। तशद्दुद वाले दिन इलाके में कितने और कौन कौन से मोबाइल नंबर फाल थे, इसकी भी जांच की जा रही। यहां तक कि इन नंबरों से कहां और किन रियासतों में फोन किए गए, इसका भी पता लगाया जा रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गए हैं। वो 13-14 फरवरी को यूएई में रह रहे और इस दौरान अबू धाबी में तामीर पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मंदिर को
BAPS نامی ادارے کی قیادت میں بنایا گیا ہے، جس نے دہلی کے اکشردھام مندر کا تعمیر کروایا تھا۔ ہندوستان میں UAE کے سفیر عبد الناصر الشالی نے واپس ہندو مندر کے ہونے والے افتتاح کو UAE کے لیے خاص موقع بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور UAE اس طرح سے اپنی دوستی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ PM مودی 14 فروری کو ابوظبی کے پہلے ہندو مندر کا افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی اہم شخصیات سے PM مودی کی ملاقات بھی ہوگی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے مطابق اپنے 2 روزہ دورے میں PM مودی وہاں کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ 2 فریقی مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ صدر کی دعوت پر ہی PM مودی دبئی میں ہونے والے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2024 میں بطور گیسٹ آف آنر شامل ہوں گے۔ وہ اس تقریب کو خطاب بھی کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ مندر کے افتتاح اور 2 فریقی بات چیت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور بین الاقوامی ایشوز پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں 52% غیر مسلم طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ رپورٹ تیار کرنے والوں کے مطابق اس رپورٹ نے مسلم اداروں کے حوالے سے بے بنیاد الزامات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ دہلی کے ایک غیر سرکاری ادارے سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ CSR انڈیا نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے زیر انتظام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں غیر مسلم طلبہ کی تعداد مسلم طلبہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق غیر مسلم طلبہ کی تعداد 52.7% ہے، جبکہ مسلم طلبہ کی تعداد صرف 42.1% ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب برصغیر کے معروف تعلیمی ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو ختم کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت جاری ہے اور دائیں بازو کی تنظیمیں دیگر مسلم اداروں کے اقلیتی کردار کو بھی ختم کرنے کے لیے درپے ہیں۔ CSR انڈیا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد رضوان کے مطابق اس رپورٹ نے اس غلط تصور کو پاش کر دیا ہے کہ مسلم کالجوں میں صرف مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے DW اردو سے بات کیا اور کہا کہ میں اس رپورٹ کو مت بسٹر کہتا ہوں، کیونکہ ملک میں وسیع پیمانے پر یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا کہ مسلم تعلیمی اداروں میں تو صرف مسلم بچے اور بچیاں ہی پڑھتی ہیں، جبکہ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ مسلم تعلیمی اداروں میں مسلم لڑکیوں کے مقابلے غیر مسلم لڑکیوں بھی تعداد زیادہ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ روس کو نیٹو کے ان ارکان پر حملہ کرنے کی ترغیب دیں گے جو اپنی مالی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ وائٹ ہاؤس نے ان کے بیان کو خوفناک اور ذہنی بیماری قرار دیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نیٹو کے ان ارکان پر روس کو حملہ کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے جنہوں نے اپنی مالی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے ان کے ان ریمارکس کو خوفناک اور ذہنی بیماری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ امریکی ریاست جنوبی کیرولینا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ریپبلکن صدارتی نامزدگی میں سب سے آگے نکلنے والے امیدوار ٹرمپ نے ایک سربراہ مملکت کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے اس سے دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بڑے ملک کے صدر نے کھڑے ہو کر کہا تھا، جناب اگر ہم ادائیگی نہیں کرتے اور ہم پر روس حملہ کر دیتا ہے تو کیا آپ تب بھی ہماری حفاظت کریں گے؟ میں نے کہا آپ نے ادائیگی نہیں کی تو کیا پھر آپ نے اپنے فرائض سے پہلو تہی نہیں کی؟ نہیں، میں آپ کی حفاظت نہیں کروں گا۔ در حقیقت میں ان روس کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ جو چاہیں آپ کے ساتھ کریں، آپ کو ادائیگی کرنی ہوگی، آپ کو اپنے بل ادا کرنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔